हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मेक इट इजी यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए कोर्स लॉन्च कर चुका है। अब कोर्स लॉन्च करने के बाद मैं आप लोगों के साथ यहां पर यह डिस्कस करने आया हूं कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कितना पोर्शन और किस किस टॉपिक पे आपको मेहनत करनी होगी, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसी में हम मटेरियल साइंस को भी इंक्लूड करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बच्चों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का भी, तो इसमें नोटिस करेंगे आप बच्चों की इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके पहले टॉपिक है। इसके बारे में देखते हैं बच्चों इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इसमें क्या है बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल इंपरफेक्शन, ये तीनों चीजें बच्चों एक ही पॉइंट में आपको जो है बच्चों कवर करनी होंगी। ठीक है, तो ये पहला जो टॉपिक है बच्चों मटेरियल साइंस में, याद रखना बच्चों, मटेरियल साइंस पहला जो टॉपिक है बच्चों, इसमें यह है बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको यह बताना होगा कि किन किन मटेरियल का कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी या सिंपल क्यूबिक। ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बहुत पूछता है बच्चों। उसके बाद लैटिस पैरामीटर और एटॉमिक रेडियस के बीच जो रिलेशनशिप होता है, फॉर्मूला होता है, वो पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंपरफेक्शन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ठीक है, वॉल्यूम डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, इस टाइप से कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, इंपरफेक्शन जिसे हम कहते हैं। जैसे डिसलोकेशंस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैकेंसी डिफेक्ट जो होते हैं बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट वगैरह जो होते हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो वो चीज आप पूछेंगे बच्चों। और बच्चों इसमें याद रखना बच्चों, मिलर इंडिसेस भी जरूर पढ़ लेना। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस के बारे में बच्चों किस प्लेन के या डायरेक्शन, दोनों के लिए पढ़ लेना। बहुत आसान टॉपिक होता है बच्चों, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम में पूरी क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल इंपरफेक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना है बच्चों। और यकीन करना 2 से 3 घंटे में आप लोग ये पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। याद रखना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी याद कर लेना जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पता हो, जैसे अल्फा आयरन का बीसीसी सबको पता होता है, गामा आयरन का एफसीसी, इसी तरह कॉपर का, जिंक का, मैग्नीशियम का, इनके भी कुछ मटेरियल्स ऐसे होने चाहिए जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता हो। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों फेज डायग्राम। दूसरा टॉपिक है बच्चों यहां पर फेज डायग्राम। ठीक है, तो फेज डायग्राम में बच्चों याद रखना आपको सॉलिड सॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके अलावा बच्चों आयरन कार्बाइड डायग्राम, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ लेना है बच्चों। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है बच्चों। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बच्चों क्लास स्टील का जो वो है बच्चों क्लासिफिकेशन, हाइपो एंड हाइपर ईयू टेक्टाइड स्टील की फॉर्म में। ईयू टेक्टाइड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कितने से कितने टेम्परेचर के बीच अल्फा और गामा आयरन आपको मिलता है बच्चों। ईयू टेक्टिक पॉइंट, ठीक है, कास्ट आयरन में चला जाता है, कास्ट आयरन की कार्बन परसेंटेज कितनी होती है। इसमें भी हाइपो यूटेक्टिक, हाइपर यूटेक्टिक, ये सब पढ़ना होता है बच्चों। लेडेब्यूराइट फेजेस के बारे में, माइक्रो स्ट्रक्चर जो बनते हैं बच्चों उनके बारे में, कि परलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर फिंगरप्रिंट जैसा होता है, जिसमें डार्क जो होता है वो सीमेंटाइट रीजन होती है और लाइट जो रीजन होती है वो फेराइट रीजन होती है। इस टाइप से इतनी डिटेल में आपको फेज डायग्राम पढ़ना पड़ेगा बच्चों अच्छे से। ठीक है, याद रखना, फेज डायग्राम पढ़ के आपको स्टील और कास्ट आयरन की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। आपको यह पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सी फेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद टॉपिक क्या है बच्चों आपका, उसके बाद है बच्चों, ये आपको मैंने बता दिया कि फेज डायग्राम, आयरन कार्बाइड डायग्राम, तो हम ठीक है कुछ चीजें कवर कर चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी। जैसे आप देख रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल इंपरफेक्शन। ठीक है, अच्छा, फेज डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम, ये हो गया बच्चों। हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हीट ट्रीटमेंट याद रखिएगा, हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन शॉर्ट है, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में बच्चों आपको एनिलिंग जरूर पढ़नी है। एनिलिंग क्या होती है बच्चों, इसके टाइप्स भी जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे स्पेरोडाइजिंग एनिलिंग होगी, प्रोसेस एनिलिंग हो गई,
पार्शियल एनीलिंग होगी, डिफ्यूजन एनीलिंग हो गई, इनके बारे में बेसिक, उनका टेम्परेचर रेंज कितना होता है, किस स्टील के लिए सुटेबल होते हैं बच्चों, और कहां तक गर्म करते हैं कहां तक नहीं, ये थोड़ी सारी चीजें। और बहुत टफ क्वेश्चन आता है तो ड्यूरेशन पूछ लेता है, कितनी देर के लिए गर्म करते हैं, तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। उसके बाद आपको नॉर्मलाइजिंग जरूर पढ़ना है बच्चों, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। उसके बाद हार्डनिंग, हार्डनिंग में बच्चों, ठीक है, हार्डनिंग, हार्डनिंग जरूर पढ़ना है, जैसे जिसमें क्विंचिंग आ जाती है बच्चों, क्विंचिंग, ठीक है, क्विंचिंग, ठीक। उसके बाद बच्चों ऑस टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है बच्चों, ऑस टेम्परिंग के। और फिर बच्चों है आपकी टेम्परिंग, ठीक है। इतना पढ़ लेना बहुत होगा बच्चों, वैसे तो सारा ही कवर हो गया लगभग, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर रेंज जरूर देखेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रेन्स कैसे बनते हैं ये जरूर देखेंगे बच्चों, ठीक है। ट्रिपल सी डायग्राम पे नोज टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे और इनका इफेक्ट क्या पड़ता है किसी स्टील पे, ठीक है, किसी स्टील पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बच्चों एक एज हार्डनिंग भी होता है बच्चों, एज हार्डनिंग, हार्डनिंग। अब एज हार्डनिंग बच्चों नॉन फेरस अलॉय के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फेरस के लिए तो ये होती है, नॉन फेरस के लिए हम जनरली एज हार्डनिंग करते हैं। अच्छा, ठीक। अब सरफेस हीट ट्रीटमेंट, जिसमें बच्चों साइनाइडिंग, साइनाइडिंग आ जाएगा बच्चों, कार्ब्यूराइजिंग आ जाएगा, कार्ब्यूराइजिंग, ठीक है, और नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग, ठीक है। ये आप देख लेना बच्चों इसमें, ठीक है, इसमें कंपोजिशन चेंज होता है। इसके अलावा बच्चों फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है, और आपका इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में जैसे हम सेलेक्टिव हीट ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये अक्सर पूछ लेता है बच्चों, हार्डनिंग, ठीक। बस बेसिक डेफिनेशन, टेम्परेचर, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ज्यादा डिटेल या डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से सिंपल बनेगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका हीट ट्रीटमेंट का एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, ऑस्टेनाइट की प्रॉपर्टी, फेराइट की प्रॉपर्टी, लेडेब्यूराइट की प्रॉपर्टी, सीमेंटाइट की प्रॉपर्टी, मार्टेनसाइट की प्रॉपर्टीज, बेनाइट, अपर बेनाइट, लोअर बेनाइट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों आपका, नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा ये आपका हीट ट्रीटमेंट भी यहां से हो जाता है कवर बच्चों, ये देखिए हीट ट्रीटमेंट। उसके बाद है बच्चों फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से बच्चों स्टील और कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन फेरस में आ जाएगा, और नॉन फेरस में बच्चों एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर निकिल एलॉय जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर निकिल एलॉय। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी हैं जो आपको अलग से हमारी डेटा बुक में भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा बच्चों आपको मैग्नीशियम के भी कुछ एलॉय पढ़ने होते हैं, एल्यूमिनियम के भी, कॉपर निकिल के भी, सुपर एलॉयज जो होते हैं बच्चों, ठीक है, ये पढ़ने होते हैं बच्चों, ठीक है। फेज डायग्राम से स्टील तो आपका काफी, स्टील और कास्ट आयरन तो काफी हद तक कवर हो जाएगा। याद रखना कास्ट आयरन के भी अपने टाइप हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन हो गया, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल, ये सब बच्चों। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लेना, स्पेशली बच्चों याद रखना, ठीक है, ठीक है। फेरस अलॉय में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा टॉपिक क्या था बच्चों, हाँ, फेरस अलॉय एंड नॉन फेरस अलॉय, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये तो सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें पूरा स्टील आ जाएगा और पूरा कास्ट आयरन आ जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक तो एल्यूमिनियम एलॉय होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम के एलॉय होते हैं बच्चों, और एक बच्चों आपके कॉपर निकिल के एलॉय होते हैं, कॉपर निकिल एलॉय होते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों इनवर, ठीक है, इनवर, इनकोनेल, इनकोनेल, निमोनिक, निमोनिक, ठीक है, और आपका परमा एलॉय, इस टाइप के कुछ एलॉय होते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, एटसेट्रा, ठीक है। ओके, नंबर 4 आपका क्या है बच्चों, आपका नंबर 4 है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको रटी पड़ी है, जैसे व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, व्हाट इज यील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट पूरा इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में याद रखना टेंशन टेस्ट जरूर पढ़ेंगे, टेंशन टेस्ट, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बच्चों आपको इंड्योरेंस लिमिट जरूर पढ़ लेनी है, ये टेंशन टेस्ट में नहीं मिलेगी बच्चों। इंड्योरेंस लिमिट पढ़ लीजिए ना, यानी कि फटीग के बारे में,
फटीग, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। अब डक्टिलिटी क्या है ये नहीं पूछा जाता, मैलेबिलिटी क्या है ये नहीं पूछा जाता, सीधा इंड्योरेंस लिमिट आती है बच्चों। क्रीप बहुत पूछा जाता है, क्रीप, ठीक है, क्रीप के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं प्रॉपर्टी जो आज के सिनारियो में थोड़ा पेपर को टफ करने के लिए यहां से पूछा जाता है, इंड्योरेंस लिमिट या क्रीप के बारे में बच्चों, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों मैकेनिकल की, लेकिन पढ़नी सारी हैं बच्चों, आपको याद रखना। एक जरूर पढ़ लेना बच्चों स्ट्रेन एनर्जी के बारे में, स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस वगैरह जो होता है बच्चों, यहां से जरूर पूछा जाता है बच्चों स्ट्रेन एनर्जी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बच्चों ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। टेस्टिंग में ये भी कवर हो जाएगा बच्चों। और इसके अलावा बच्चों हार्डनेस टेस्ट जरूर पढ़ लेना, हार्डनेस एंड इंपैक्ट टेस्ट, यहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं आज तक। इंपैक्ट टेस्ट, इसमें बच्चों इंपैक्ट टेस्ट में आइजॉट, चारपी टेस्ट। हार्डनेस में बच्चों ब्रिनल्स हो गया बच्चों, रॉकवेल हो गया, विकर्स हो गया, शोर टेस्ट हो गया, ठीक है, नूप टेस्ट हो गया, उनके पॉइंटर की ज्योमेट्री, जो इंडेंटर होता है उसकी ज्योमेट्री वगैरह, ये सब एक टेबल होती है, उसको अच्छे से याद करना। फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों कि हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तो वो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लोग जरूर पढ़िएगा बच्चों। तो हार्डनेस टेस्ट और इंपैक्ट टेस्ट अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। आप फटीग टेस्ट इसमें पढ़ लेना बच्चों अच्छे से, वो भी पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट से कभी क्वेश्चन नहीं आता, एक मैलेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, दैट्स इट। तो मैलेबिलिटी तो आप पढ़ ही लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको पढ़नी थी बच्चों। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि सब पढ़ लेना, क्योंकि आसान है। डक्टिलिटी क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, बल्क मॉडुलस के बारे में, और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, ठीक है। उनके फॉर्मूले होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है, वो जरूर पढ़ लेना। वैसे तो आप सोम में पढ़ लेंगे, लेकिन यहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके कुछ टॉपिक थे जो हमने देखे यहां पर, ठीक है, किसके, मटेरियल साइंस के। मटेरियल साइंस के बच्चों हमने यहां से ये देखे, ये टॉपिक पूरे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 टॉपिक हैं, और हमने यहां कितने लिखे हैं, 4 लिखे हैं शायद। अच्छा 3, एक सेकंड, पीछे 3 हो गए होंगे ना, हाँ 4 5, ठीक है। मैं सही कर देता हूं नंबरिंग, ताकि आप लोग सही से उतार लीजिएगा, इसे सही से उतार लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर 4, ये नंबर 5, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। ये देखिए यहां पर इसने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में मेटल कास्टिंग ऐसे लिखा है, सॉरी, इसने मेटल कास्टिंग ऐसे लिख दिया है बस। अब मेटल कास्टिंग में क्या क्या मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे पहले बच्चों को कह रहा है कास्टिंग। अब कास्टिंग में बच्चों याद रखना, एक तो सॉलिडिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, कैसे सॉलिडिफाई होती है बच्चों, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन, इसमें कोरिनो रूल जरूर पढ़ लेना, कोरिनोस रूल, ठीक है, जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। राइजर, गेटिंग एंड राइजर डिजाइन पढ़ लेना बच्चों, उनके फॉर्मूले, गेटिंग एंड राइजर डिजाइन, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, गेटिंग एंड राइजर डिजाइन। इसके अलावा बच्चों पैटर्न अलाउंस के बारे में जरूर पढ़ना, बहुत पूछा जाता है बच्चों, पैटर्न अलाउंस, पैटर्न अलाउंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कास्टिंग प्रोसेस है उसमें बच्चों एक तो सैंड कास्टिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सैंड कास्टिंग में बच्चों आपका सैंड के बारे में बहुत पूछा जाता है, सैंड कास्टिंग में सैंड के बारे में, उनका जैसे ग्रीन सैंड का वो बताइए कंपोजिशन, लोम सैंड का बताइए बच्चों। इसके अलावा बच्चों सैंड की प्रॉपर्टीज, सैंड की प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, कौन कौन सी होती है बच्चों, क्या क्या होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद एडिटिव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिटिव्स होते हैं बच्चों, ठीक है, एडिटिव्स होते हैं, ठीक है। तो सैंड कास्टिंग पढ़ लिया आपने। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, थोड़ा थोड़ा तो सभी के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन चारों पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, अच्छा एक चीज और पढ़ लेना बच्चों, इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक के लिए जो करते हैं वो वहां से भी अक्सर पूछ लेता है बच्चों, इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। और फाइनली कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट्स,
ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी आपने अगर पूरा पढ़ा हुआ है तो उसे अच्छे से पढ़िए बच्चों। ये सारी चीजें कास्टिंग में आपको पढ़नी पड़ेंगी, कम से कम इतनी कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट, डाई, सेंट्रीफ्यूगल, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी स्लश कास्टिंग क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, आने को सब जगह से आ सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नंबर आता है बच्चों मेटल ज्वाइनिंग। मेटल ज्वाइनिंग के बारे में बच्चों, मेटल ज्वाइनिंग, मेटल ज्वाइनिंग में बच्चों याद रखना ये वेल्डिंग है पूरा, इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, मेटल ज्वाइनिंग में देख लेते हैं, ये इसे भी ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग में आपको क्या करना है बच्चों, एक तो पढ़ना है जरूर आपको बच्चों वेल्डिंग मशीन के बारे में, वेल्डिंग मशीन पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना है, वेल्डिंग मशीन के पैरामीटर, कितना करंट रखना है, कितना नहीं रखना। उसके बाद एज प्रिपरेशन जरूर पढ़ लेना, कहां कितने थिकनेस के लिए कौन सी एज प्रिपरेशन करते हैं, उनकी कुछ ज्योमेट्री के बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या पढ़ना है बच्चों, पोलैरिटी, डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, डीसी वर्सेस एसी ऐसे करके पढ़ लेना बच्चों, तो ज्यादा अच्छा है बच्चों। ठीक है, पोलैरिटी। उसके बाद आपको आर्क वेल्डिंग पढ़नी है। आर्क वेल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, जैसे आपने पढ़ी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें बच्चों याद रखना इलेक्ट्रोड जरूर पढ़ लेना पूरा, इलेक्ट्रोड और कोटिंग, यहां से बड़े क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड से और उसकी कोटिंग से। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आर्क वेल्डिंग में। उसके बाद आपको पढ़नी होगी टिग, उसके बाद पढ़नी होगी मिग, याद रखना बच्चों। और टिग मिग में बच्चों याद रखना आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेशली शील्ड गैस के फंक्शन, शील्ड गैस, उनका बच्चों रेशो, उनका कंपोजिशन, कौन कौन सी यूज करते हैं किसके साथ, कंपोजिशन। ठीक है, और उनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं बच्चों, इफेक्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन याद रखना, हर वेल्डिंग की एप्लीकेशन तो आपको पढ़नी ही है हर हालत में। ठीक है, टिग मिग हो गया बच्चों। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ लेना बच्चों जरा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत पूछी जाती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। ठीक है, इनकी माइनर डिटेल जरूर पढ़ लेना, कितनी प्लेट थिकनेस के लिए सुटेबल है, क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, इसके क्या क्या फायदे हैं, टेम्परेचर रेंज, ये सारी चीजें। ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज वगैरह अच्छे से देख लेना, इस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बच्चों, टेम्परेचर रेंजेस पर। ठीक है, इन सब वेल्डिंग के लिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है बच्चों रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसमें तीन ही वेल्डिंग पढ़ना आप बच्चों, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन। ठीक है, इन तीनों के लिए एक ही चीज है बच्चों, वेल्ड साइकिल जरूर पढ़ लेना, वेल्ड साइकिल, वेल्ड साइकिल और इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है बच्चों, एप्लीकेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस आर्क वेल्डिंग होगी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसके बाद बच्चों गैस वेल्डिंग पूरा पढ़ लेना बच्चों, गैस वेल्डिंग, जिसमें आपकी ऑक्सी एसिटिलीन पढ़ना, बस और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन आएगा ऑक्सी एसिटिलीन में। और खास तौर से फ्लेम याद रखना बच्चों, जो फ्लेम्स होती हैं बच्चों उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, कौन सी फ्लेम किसके लिए सूटेबल है, उनमें क्या रेशियो होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन का। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग ये हो गई बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग, इनकी बच्चों हल्की सी कंस्ट्रक्शन, खास तौर से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और यूज, इनके यूजेस क्या क्या है बच्चों। ठीक है, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, याद रखना बच्चों, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये जरूर पढ़ लेना सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, यहां से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, अब बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक वेल्डिंग है जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और फिर फाइनली बच्चों सोल्डरिंग, इसको ऐसे ही पढ़ना बच्चों, सोल्डरिंग वर्सेस ब्रेजिंग, वर्सेस ब्रेजिंग। याद रखना इनके टाइप्स भी पढ़ लेना, खासतौर से ब्रेजिंग के जो टाइप्स हैं वो जरूर पढ़ लेना, फर्नेस वगैरह, डिप वगैरह, ये सब। ठीक है, हर हालत में। ठीक, इतनी वेल्डिंग अगर आप पढ़ लें तो मेरे ख्याल से अगर वेल्डिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 कर देंगे। ठीक है, मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, बाकी आप लोग जितना चाहे पढ़ेंगे। याद रखना वेल्डिंग ज्यादा मत पढ़ना, इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत फोकस करना बच्चों, प्रिंसिपल्स,
प्रिंसिपल ऑफ ईच वेल्डिंग। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है। वी नो दैट कि वो लोग फंडामेंटल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि ज्यादा एप्लीकेशंस पे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया बच्चों आपका मेटल। अब उसके बाद है बच्चों मेटल फॉर्मिंग। उसके बाद है बच्चों मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग नंबर 3, मेटल फॉर्मिंग। हाँ, मेटल फॉर्मिंग में क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों? मेटल फॉर्मिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, सबसे पहली बात, हॉट वर्सेस कोल्ड वर्किंग। इसका एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना बच्चों। कोल्ड वर्किंग हर हालत में, एक एक पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों रोलिंग। अच्छा, एक चीज छूट गई पीछे वेल्डिंग में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, डिफेक्ट्स। वेल्ड डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो रोलिंग, उसके बाद बच्चों, उसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों फॉर्जिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन के यहीं से रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है बच्चों जो आपको पढ़ना है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग, वायर ड्राइंग, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले बच्चों तो डीप ड्राइंग भी पढ़ लेना। डीप ड्राइंग, वैसे मैंने ये जो ऊपर के लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अब इन सब के भी अपने डिफेक्ट होते हैं बच्चों। डिफेक्ट्स, ऑपरेशन, इनके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बच्चों, ऑपरेशंस और एप्लीकेशन। बस ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फॉर्मिंग में, इससे ज्यादा आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोलिंग होता है, फिर फॉर्जिंग होता है, फिर एक्सट्रूजन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बच्चों। लेकिन याद रखना, हॉट वर्सेस कोल्ड रोलिंग जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, जरूर, और इनके ऑपरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में भी कभी मैं अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग टॉपिक पे एक आपको सिलेबस टाइप से दे दूंगा कि इस सिलेबस को फॉलो कीजिए, जल्दी दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका मेटल फॉर्मिंग। लास्ट में है बच्चों आपका मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, और नीचे में देख लूं कुछ और तो नहीं है, हाँ ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, और यहां पर दिया है नीचे, मतलब पूरी मैकेनिक्स, और यहां पर आपका दिया है बच्चों आपका मशीनिंग एंड मशीन टूल, ठीक है, ऑपरेशंस एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग, एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग, याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, नंबर 4 बच्चों, ये मैकेनिक्स ऑफ, मैकेनिज्म जो है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग, इसमें क्या क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है। इसमें एक तो पढ़ लेना बच्चों मर्चेंट सर्किल डायग्राम, उसके फॉर्मूले और उस पर न्यूमेरिकल जरूर बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों फोर्स एनालिसिस होता है, कौन कौन से फोर्स काम करते हैं वो सब इसमें ही पढ़ लेंगे आप बच्चों। फोर्स एनालिसिस पढ़ लेना बच्चों। टूल ज्योमेट्री इसी में पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। टूल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें, यहां से, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग में ये आ जाएगा बच्चों, किस तरीके से किस मशीन पे मशीनिंग होती है, ये आपको पूरा। अब ये हर मशीन के लिए है बच्चों, स्पेशली बच्चों याद रखना, एक तो लेथ पर, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग और शेपिंग, ठीक है। ये बच्चों याद रखना, इनकी स्पेशली मैकेनिज्म आपको लेनी है। अब मिलिंग में जैसे अप वर्सेस डाउन मिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अप वर्सेस डाउन मिलिंग, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं बच्चों आप। और जैसी मिलिंग की होती है वैसी ग्राइंडिंग की भी होती है बच्चों। ग्राइंडिंग में याद रखना बच्चों, सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं बच्चों, एक तो सरफेस जरूर पढ़ लेना, सरफेस ग्राइंडिंग, और एक बच्चों पढ़ लेना सेंटरलेस। ये बहुत पूछी जाती है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों कंटूर ग्राइंडिंग होती है, फॉर्म ग्राइंडिंग होती है, वो अलग होती है, जैसे गियर वगैरह की करते हैं बच्चों, वो आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग में आपको ये पढ़ना है। अब मशीन टूल कौन कौन से, यही मशीन टूल पढ़ने हैं बच्चों। शेपिंग वर्सेस, शेपर वर्सेस प्लेनर भी आप पढ़ लेना बच्चों, जब मशीन टूल आप पढ़ें, वर्सेस प्लेनर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से।
फीड और कटिंग मोशन को लेके ही बनता है ज्यादातर। ड्रिलिंग, मिलिंग। अब मशीन के जो टाइप्स हैं बच्चों, उसमें याद रखना सेंटर लेथ पढ़ लेना बच्चों अच्छे से, सेंटर लेथ। और मेरी राय मानना बच्चों, टर्रेट वर्सेस कैप्स्टन लेथ, बस और मत पढ़ना कैप्स्टन लेथ, ठीक है। मिलिंग मशीन में अप एंड डाउन हो गई बच्चों। इसमें यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो टेबल मूवमेंट होती है उसको अच्छे से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। ओके, ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग के टाइप्स मैंने आपको बता दी, इसका प्रिंसिपल। और ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ग्राइंडिंग में यहीं से बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके मशीन टूल ऑफ, ठीक है। और इनके ऑपरेशन, खास तौर से बच्चों याद रखना, ऑपरेशन आपको जो पढ़ने हैं बच्चों, ऑपरेशन ऑप्स, वो बच्चों एक तो लेथ के, ड्रिलिंग के, ड्रिलिंग और मिलिंग, बस इन तीन के ही पढ़ना बच्चों, इन तीन के ही पढ़ना, बाकी किसी के नहीं पूछता, इन तीन के ही सबसे ज्यादा पूछता है। देखो आने को कुछ भी आ सकता है, बट मैं आपको इतना इलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रोडक्शन इंजन को कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या, अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग में बच्चों याद रखना, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में बच्चों एक तो पढ़ लेना जरूर ईडीएम, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक ईसीएम, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। एक पढ़ लेना यूएसएम। ये मशीनिंग अगर आपने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और एलबीएम और इलेक्ट्रॉन बीम मशीन, ये अगर आपने मशीनिंग पढ़ ली तो मेरे ख्याल से अनकन्वेंशनल मशीनिंग का क्वेश्चन यहीं से आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये और ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बच्चों एब्रेसिव जेट मशीनिंग की भी ले लेना, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। बाकी एक केमिकल मशीनिंग भी होती है, केमिकल मशीनिंग, इसे भी CHM, सॉरी, ठीक है, केमिकल मशीनिंग, ये भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनके क्या क्या पढ़ने हैं बच्चों, एक तो एप्लीकेशन जरूर पढ़नी है, प्रोसेस पैरामीटर पढ़ने हैं, प्रोसेस पैरामीटर, ठीक है, जैसे टूल वियर के बारे में जरूर पढ़ लेना है। और ये हो गया बच्चों प्रोसेस पर, और प्रिंसिपल इनका किस बेस पर है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। इसके लिए बल्कि मैं आपको बताऊं, एक किताब आती है मैन्युफैक्चरिंग की, अमिताभ एंड घोष, ठीक है, घोष एंड मलिक की, अमिताभ घोष एंड मलिक, ये दो IIT कानपुर के बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेसर्स रहे हैं। तो उनकी एक बुक आती है पतली सी, तो वहां से बच्चों आप अनकन्वेंशनल मशीनिंग पढ़ लेना, उसमें उनकी समरी दे रखी है, पूरा पढ़ाने के बाद एंड में समरी, अगर उस समरी को भी आपने अच्छे से याद कर लिया तो ज्यादा इसमें पढ़ने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। समरी हर मशीनिंग की 8-9 मशीनिंग है, उनको पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से, उस समरी को पढ़ लेना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बच्चों। आज तक वहीं से आए हैं, मैंने तो यही देखा है। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है बच्चों लिमिट फिट टॉलरेंस। ये आ गया बच्चों मेट्रोलॉजी में, लिमिट फिट टॉलरेंस, सरफेस रफनेस और कंपैरेटर्स, ठीक है, कंपैरेटर्स याद रखना बच्चों, लिमिट फिट टॉलरेंस, हाँ ठीक है, लिमिट फिट टॉल, ये आ गया आपका मेट्रोलॉजी का नंबर 4 पार्ट, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस, इस पे न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना, व्हाट इज अलाउंस, व्हाट इज क्लियरेंस, ये पढ़ लेना, होल बेसिस, शाफ्ट बेसिस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, न्यूमेरिकल तो सबसे आखिर में ही करोगे ना, उससे पहले बच्चों होल बेसिस, होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम जो होता है बच्चों, शाफ्ट बेसिस, ठीक है, पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना एक बार, इसमें अलाउंस क्लियरेंस सब आ जाएगा, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ फिट्स जरूर पढ़ लेना बच्चों, टाइप्स ऑफ फिट्स ये पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, कौन कौन सी होती है, इंटरफेरेंस, क्लियरेंस, ट्रांजिशन, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और एक पढ़ लेना बच्चों IT कोड्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, डेजिग्नेशन होता है टॉलरेंस का, वो जरूर पढ़ लेना बच्चों, कोड्स, डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन। तो ये आपको सरफेस रफनेस का भी पोर्शन कवर होगा बच्चों इसमें मेट्रोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों लिमिट फिट टॉलरेंस के बाद है बच्चों इंस्पेक्शन में सरफेस रफनेस एंड इट्स मेजरमेंट, सरफेस रफनेस और उसके मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ सरफेस रफनेस
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस टाइप से बच्चों। और उनका मेजरमेंट कौन कौन सी डिवाइसेस से करते हैं आप बच्चों, वो आपको देखना होगा बच्चों। जैसे स्किड टाइप की होती है, ठीक है, वो जरूर देख लेना बच्चों। कंपैरेटर्स में बच्चों मैकेनिकल कंपैरेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। इसमें सरफेस रफनेस भी काउंट कर लेना बच्चों, क्योंकि यही पढ़ सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। सरफेस रफनेस, ठीक है। तो सरफेस रफनेस के कौन कौन सी डिवाइसेज जो आप यूज करेंगे, जैसे टेलीसर्फ वगैरह जो होते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपको क्या बताना है मुझे, इसके बाद नंबर आता है कंपैरेटर, सॉरी कंपैरेटर। कंपैरेटर में याद रखना बच्चों, कंपैरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं बच्चों, एक तो मैकेनिकल के कंपैरेटर है 3-4, वो जरूर पढ़ लेना, मैकेनिकल के, और एक न्यूमेटिक, ठीक है। ऑप्टिकल मैकेनिकल कंपैरेटर सब इसमें ही आ जाएंगे बच्चों, याद रखना। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में बच्चों एलवीडीटी जरूर पढ़ लेना, एलवीडीटी ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसका यूज होता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में। इनके मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। एप्लीकेशन और प्रिंसिपल जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आता है बच्चों, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM, ये सबसे मुश्किल पार्ट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि सबसे कम पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीजें आ जाती है, कैड कैम, कैड भी पढ़ना पड़ेगा, कैम भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको, लेकिन बहुत बेसिक, बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बच्चों आपको सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितने तरह की होती हैं, ये सब जरूर देख लेना। इनके बारे में मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा बच्चों। जिग्स एंड फिक्सचर, जिग्स एंड फिक्सचर में कुछ नहीं है बच्चों, इनके टाइप्स और उनकी फंक्शनिंग, ठीक है। टाइप्स, बेसिकली टाइप्स और कहां यूज होता है, बस एक एक दो दो लाइन में हर एक की डेफिनेशन, सबके टाइप्स, जिग्स का क्या काम है, फिक्सचर का क्या काम है, कितने टाइप के फिक्सचर होते हैं, कितने टाइप के जिग्स होते हैं, ये, और उनकी फंक्शनिंग कि कौन सा जिग या फिक्सचर कहां पर यूज होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो इसी फिक्सचर में बच्चों आप मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ये जरूर पढ़ लेना कि टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस इन लेथ में जो 3 जॉ चक 4 जॉ चक है, वहां से भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दोज आर आल्सो फिक्सचर्स, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, ये जरूर पढ़ने हैं आपको, किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुछ कैड का और कुछ कैम का क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि नीचे इंडस्ट्रियल का भी है, ठीक, ओके। तो चलिए बच्चों, ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा बच्चों, या चलिए इसी में कर लेते हैं, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, याद रखना बच्चों। चलिए, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स को भी यहीं पर कवर कर लेते हैं बच्चों। देखिए, इसमें ज्यादा बताने को कुछ होता नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 पढ़ लेना बच्चों। इसके कई कंपोनेंट है, 14-15, उन सबका फंक्शन है, बस यही पूछता है। आर्किटेक्चर में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। और माइक्रो कंट्रोलर, इनका फंक्शन क्या है, कैसे इन दोनों में डिफरेंस है, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग का क्या है बच्चों, कुछ पर्टिकुलर कमांड्स हैं जो आपको याद करनी है, कुछ पर्टिकुलर कमांड्स होती हैं बच्चों जो आपको याद करनी होती है। कंप्यूटर इंटरफेसिंग प्रोग्रामेबल, PLC जरूर पढ़ लेना बच्चों, PLC बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्या फंक्शन होता है, कहां यूज होती है बच्चों। सेंसर एंड एक्चुएटर, एक्चुएटर में बच्चों टाइप्स ऑफ मोटर जरूर पढ़ लेना, कौन कौन सी यूज कर, सिंक्रोनस मोटर हो गया, DC मोटर हो गया, इनका यूज कहां कहां है बच्चों। फीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस फंक्शन याद करना है इनका, और कुछ याद नहीं करना बच्चों, ठीक है। हाँ, हॉल इफेक्ट सेंसर, इसकी डेफिनेशन, कैसे इनका प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकल इंटीग्रेटर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को काउंट करने के लिए यूज करते हैं बच्चों। इसका काम क्या है बच्चों, कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखनी होगी बच्चों। रिजॉल्वर का क्या काम होता है बच्चों, ये आपका इंडक्टोसिन का क्या काम होता है बच्चों, याद रखना। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर, सिलेंडर्स होते हैं बच्चों, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुएटर्स ही हैं, इसी में आ जाएगा बच्चों, एक्चुएटर्स टाइप में। इसी तरह से स्टेपर मोटर भी एक एक्चुएटर है, वो भी इसी में आप पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में बच्चों याद रखना, कंट्रोल सिस्टम में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है फिजिकल सिस्टम की। एक तरह से सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम, उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। तो इसी में आपका कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी आपकी होती है बच्चों। याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है कंट्रोल सिस्टम,
क्योंकि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। रोबोटिक्स आसान है। रोबोटिक्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, खासतौर से स्कारा रोबोट जरूर पढ़ लेना बच्चों, जरूर पढ़ लेना। रोबोट के स्पेसिफिकेशन, उनके मैनिपुलेटर वगैरह, इनकी फंक्शनिंग बच्चों, नोटेशन बहुत आसान है बच्चों, याद रखना। मुश्किल है बच्चों डायरेक्ट एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स, इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखी जाती है रोबोट की बच्चों, ठीक है। अब इसी में बच्चों काइनेमेटिक्स में होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स और आर्म इक्वेशन ऑफ 4 एक्सिस स्कारा रोबोट, इनकी इक्वेशन होती है जिन्हें रट लेना, क्योंकि डायरेक्ट वही पूछी जाएंगे कि इस आर्म के लिए ये इक्वेशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों आपके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर से बनेंगे बच्चों। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुएटर्स, आपका पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर, हॉल इफेक्ट सेंसर, इनकी फंक्शनिंग, ऑप्टिकल इनकोडर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा ये मानना है बच्चों, कम से कम ये मान के चलिए कि 7 तो नहीं, 6 से 9 क्वेश्चन बच्चों मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से मिला के आएंगे, 10 भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। मशीनिंग से बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चों, 10 से 12 क्वेश्चन मशीनिंग से आ जाएंगे बच्चों। और मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूं, मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेरे हिसाब से बच्चों 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे, आ जाएगा अभी 4 से 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ठीक। हाँ याद रखिएगा बच्चों, 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक। तो फोकस याद रखना बच्चों, इन्हीं चीजों पे करना है। और मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जितना मैंने बताया बहुत ही प्लेन। देखिए अगर इसमें से बहुत ज्यादा डीपर क्वेश्चन आता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, तो आप खुद सोचिए कि एग्जाम में बैठ के आप लोग वहां पर कोशिश करेंगे कि भैया ये हमें ना करना पड़े, बट स्टिल आप लोग ध्यान से, मेहनत से बच्चों अगर पढ़ेंगे, जस्ट इनकी प्रिंसिपल, फंक्शन कहां कहां यूज होते हैं बच्चों याद रखना। और बल्कि मैं यहां दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, फिर भी एक स्ट्रेन गेज और पढ़ लेना बच्चों, स्ट्रेन गेज, ठीक है। वो आपका मेट्रोलॉजी में, मेजरमेंट में मिल जाएगा, याद रखना। आजा भाई, कहां चला गया, यहां लिख देता हूं ना मैं, यहां पर, ठीक है। एक बच्चों याद रखना, स्ट्रेन गेज जरूर पढ़ लेना, स्ट्रेन गेज। देखो मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से मान के चलिए आपका कम से कम 6 से 9 क्वेश्चन, या मैं कहूंगा 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, वो भी तब जब बहुत टफ पेपर होगा। वैसे मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। अब इन 6 क्वेश्चन में माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन जरूर होगा, पीएलसी का एक क्वेश्चन जरूर होगा, माइक्रो कंट्रोलर का एक जरूर होगा, एक्चुएटर का एक जरूर होगा, और बाकी बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी फंक्शनिंग वो पूछ सकता है, जैसे ऑप्टिकल इनकोडर पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल है। रोबोटिक्स पे आ जाइए, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे बच्चों। मेनली क्वेश्चन जो होंगे बच्चों, एक स्कारा रोबोट पे जरूर आता है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेता है उसकी कितनी होती है। और एक बच्चों आपका क्वेश्चन एक्चुएटर से, एक्चुएटर मतलब एंड इफेक्टर जो होते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन जो होती है इंडस्ट्रियल आर्म की, उससे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए, और तीसरा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से। अब वो थोड़ा सा टिपिकल भी आ सकता है, और प्लेन होगा तो इक्वेशन जो आप रटेंगे वो डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी आपको बच्चों मेट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग पूरी और मटेरियल साइंस, इन तीनों पे फोकस करना है। ये आपको कम से कम, मैं बता रहा हूं, कम से कम 20 क्वेश्चन दे देंगे टोटल। ये आराम से तुम्हें 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन ये, 6-7 क्वेश्चन रोबोटिक्स के, तो ये मिलाकर, कुल मिलाकर एवरेज अगर मैं देखूं, एवरेज मतलब मैक्सिमम देखूं, तो 30 से 32 क्वेश्चन आपके आएंगे इन 3 चैप्टर से। मैं बता रहा हूं आपको लिख के, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है ये, और इन्होंने जस्ट लिख दिया है। ये बड़ा पोर्शन है बच्चों, इन्होंने जस्ट लिख दिया है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये हिल नहीं रहा है, चलो अभी हैंग हो गया ये, चलिए अच्छा अब आया। हाँ ये काफी है पेपर 1 का, याद रखना बच्चों, पेपर 1 का जो क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बच्चों देख रहे हैं आप और भी चीजें हैं, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन मान के चलिए यहां से आएंगे, बाकी 70 क्वेश्चन वहीं से आने होंगे, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो ये था एनालिसिस बच्चों प्रोडक्शन पार्ट के लिए। इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स के लिए और टॉपिक्स के लिए भी आप लोगों के सामने हम लोग लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग लाते रहेंगे आप लोगों के सामने बच्चों, याद रखना। और कोशिश तो यही है बच्चों हमारी कि हम आप लोगों के साथ इस पूरे कोर्स में बने रहें। बाकी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हर हालत में होगी बच्चों, ठीक है। बस आपको क्या करना है बच्चों, मेक इट इजी के साथ जुड़ जाना है। आपको मेक इट इजी के साथ जुड़ जाना है। इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है,
मेक इट इजी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, मेक इट इजी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। इसमें ये न्यू कोर्सेज में बच्चों आप देख रहे हैं, न्यू कोर्सेज में आप जाएंगे तो यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको कोर्स मिलेंगे, जिसकी कीमत वैसे तो 6,000 रुपए है, लेकिन अगर आप कूपन कोड MIE लगाते हैं तो ये लगभग 3,000 रुपए का पड़ेगा बच्चों, 3,000 रुपए का। तो आप लोग ये कोर्स ले लीजिए, यहां से जुड़ जाइए। दूसरा, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ जाना है, जिस पर हम लोग आप लोगों को इन कुछ टिपिकल पोर्शन की प्रैक्टिस जरूर कराएंगे YouTube पर, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मेक इट इजी की कोशिश यही है कि यूपीएससी पॉली लेक्चरर में आप लोगों का अच्छे से अच्छा रिजल्ट रहे। प्रीवियस पॉली लेक्चरर में बच्चों मैकेनिकल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था बच्चों, याद रखना, और हमारे 7-8 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, जो बहुत बड़ी बात है। किसी स्टेट में पर्टिकुलर बहुत कम वैकेंसीज के साथ लड़कों का लड़कियों का सिलेक्शन होना। ठीक है, तो वो लोग आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी और इंफॉर्मेशन सेशन के साथ जरूर हाजिर होंगे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।